नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। बच्चों, सूक्ष्मदर्शी विद एनसीईआरटी कंप्लीट न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं, ठीक है। यानी सूक्ष्मदर्शी में अब कुछ बचता नहीं, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी ले लिए अपन ने और कुछ अतिरिक्त न्यूमेरिकल भी ले लिए हैं जो रिक्वायर्ड थे, ठीक है साहब। उसमें कंपटीशन पर्पज वाले भी थे, फिर कुछ बचेगा तो इस चैप्टर के एंड में देखा जाएगा, पर एनसीईआरटी का तो सारा मटेरियल करवाया जाएगा, है ना। तो सूक्ष्मदर्शी पढ़ चुकने के पश्चात अब हम पढ़ेंगे दूरदर्शी, यानी टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, अब देखो टेलीस्कोप में हमें थोड़ा लिमिटेड पढ़ना है, और दूसरी बात है एकेडमिक की बात करें, यानी जो 12th का पेपर देंगे बच्चे, उनके लिए बात करें तो इसमें से क्वेश्चन निकलने के चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस, सूक्ष्मदर्शी से ज़्यादा चांसेस अपन मानते हैं कि इसमें से न्यूमेरिकल निकलेगा। तो पहले मैं दूरदर्शी की एक सामान्य धारणा परिभाषा समझाता हूँ, हमें कौन कौन से पढ़ने फिर वो बताऊंगा। एक बार तो मैं सारा डिटेल में आपको समझा ही दूंगा कि साहब दूरदर्शी कौन कौन से प्रकार के हैं। टेलीस्कोप यानी दूरबीन यानी दूरदर्शी, यह बड़े आकार की वस्तुओं को देखने का यंत्र है। अब बड़े आकार की में जैसे आप खगोल यानी आकाशीय पिंडों की बात करें, जैसे चांद, तारा, ये बड़े आकार के पिंड हैं, ये तो खगोल की बात होगी। पार्थिव या भू दूरदर्शी की बात करें, जो पृथ्वी के या पृथ्वी पर उपस्थित दृश्यों को देखने के काम आता है। जैसे मान लो दूर स्थित किसी दृश्य को, जैसे महल को, पहाड़ियों को, है ना, तो जो पृथ्वी पर स्थित दूर, हमसे दूर हैं, ऐसी वस्तुओं को काम देखने के काम आता है, उसको पार्थिव दूरदर्शी या भू दूरदर्शी कहते हैं। लेकिन महल भी देख रहे हो तो वो भी आकार में तो बड़ा है, पहाड़ियां भी देख रहे हो तो वो भी आकार में बड़ी है। खगोल यानी आकाश के आकाशीय पिंड तो है ही सही, चांद तारे तो बहुत बड़े आकार के हैं, लेकिन आकार बहुत बड़ा होने के बावजूद ये हमसे दूर है। चांद तारे भी बहुत दूर हैं, और दूरी से देखने वाले महल, पहाड़ियां भी दूर ही हैं, है ना। तो दूर होने के कारण नेत्र पर अल्प दर्शन कोण यानी छोटा दर्शन कोण आंतरित करने के कारण यह स्पष्ट दिखाई नहीं देते। चांद तारे बहुत बड़े हैं, महल भी बहुत विशाल ही होगा, लेकिन हमसे दूर है ना, तो नेत्र पर अल्प दर्शन कोण आंतरित करता है, और अल्प दर्शन कोण आंतरित करता है तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अब यहां की प्रॉब्लम सूक्ष्मदर्शी से परे है। जैसे सूक्ष्मदर्शी में तो आप 25 सेंटीमीटर लाने की सुविधा रखते हैं, यानी वहां तो वस्तु लाकर ही 25 सेंटीमीटर पर देखी जाती है। यहां की बात करें तो पिंड बड़े आकार के हैं, दूर हैं, अल्प दर्शन कोण आंतरित करते हैं, इसलिए स्पष्ट नहीं देख सकते। दूसरी समस्या यह भी है कि इन्हें पास भी नहीं लाया जा सकता। अब चांद को अपन पास भी नहीं ला सकते, कोई महल पृथ्वी पर देख रहे तो उससे भी पास नहीं ला सकते, है ना। हाँ, पृथ्वी पर महल है तो उसके हम पास जा सकते हैं,
लेकिन पास चले जाएंगे तो फिर दूरबीन का क्या मतलब है। अब ऐसे थोड़ी कि आप जैसे ताजमहल के बिल्कुल पास चले जाएंगे तो ताजमहल को दूरबीन से देखेंगे, वो तो फिर जरूरत ही नहीं है। आप आकार बड़ा है, पास चले गए तो बिना दूरबीन के देखो, है ना। तो सब विशेष रूप से आकाशीय पिंडों की बात करूं तो उन्हें पास भी ला पाना संभव नहीं है। अब क्या करें, पिंड बड़े हैं, पास ला नहीं पा रहे, चांद तारे वगैरह, है ना। अल्प दर्शन कोण आंतरित करने से स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे। अब क्या करें, तो सब अब यहां पर बड़ा प्रतिबिंब बनाने की जरूरत नहीं है। सूक्ष्मदर्शी में तो हम यूं कहते थे, वह प्रकाशीय उपकरण जो बिंब का बड़ा प्रतिबिंब बना दे सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। लेकिन यहां बड़ा प्रतिबिंब क्या करोगे, चंद्रमा खुद बहुत बड़ा है, जो पृथ्वी पर स्थित सीन है, दृश्य है, वो भी खुद बहुत बड़े हैं, तो उन्हें बड़ा करने की कहां जरूरत है। हाँ, ये है कि उन्हें पास नहीं ला सकते, लेकिन लेंसों के संयोजन का उपयोग करके उनके प्रतिबिंब को पास लाया जा सकता है। किसको? प्रतिबिंब को, है ना। और प्रतिबिंब पास आ गया तो फिर तो आकार बड़ा होने के कारण स्पष्ट दिख ही जाएगा। तो कहने का मतलब सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में रात दिन का कंसेप्चुअल फर्क है। कैसे फर्क है? वह प्रकाशीय उपकरण जो दूर स्थित बिंब यानी वस्तु के प्रतिबिंब को समीप ला दे, निकट ला दे, उसे दूरदर्शी कहते हैं। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में आप सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा सुनो तो आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा है, वह प्रकाशीय उपकरण जो बिंब का बड़ा प्रतिबिंब बना दे सूक्ष्मदर्शी कहलाता है, और वह प्रकाशीय उपकरण जो दूर स्थित बिंब के प्रतिबिंब को पास ला दे, बिंब पास नहीं लाया जा सकता, उसके प्रतिबिंब को पास ला दे, उससे दूरबीन यानी दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, है ना। इसके दो प्रकार में नंबर 1 अपवर्ती दूरदर्शी, अपवर्ती दूरदर्शी, है ना सर, दूरदर्शी। यहां पर ज्यादा दिमाग आपको बिल्कुल लगाना ही नहीं है। अपवर्ती दूरदर्शी तो वह दूरदर्शी जो अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित हो, अर्थात लेंसों के संयोजन से बने हों, उन्हें अपवर्ती दूरदर्शी कहा जाता है ना। तो अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित हो तो लेंस ही करते हैं अपवर्तन के सिद्धांत पर, या अपवर्तन के सिद्धांत का पालन लेंस ही करता है। तो जो लेंसों के संयोजन से निर्मित हो, अर्थात जो अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित हो, उन्हें अपवर्ती दूरदर्शी कहते हैं। ये दो प्रकार के हैं। ए खगोलीय दूरदर्शी, नाम से स्पष्ट है ना। अपवर्तक दूरदर्शी का एक प्रकार खगोलीय दूरदर्शी, है ना। वह दूरदर्शी जो आकाशीय पिंड, चांद, तारे आदि जो आकाश में उपस्थित पिंड हैं, उनको देखने के उपयोग में लिए जाते हों, उन्हें खगोलीय दूरदर्शी, नाम से स्पष्ट है, उन्हें खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। इन दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब उल्टा होता है ना। प्रतिबिंब का उल्टा होना कोई दोष नहीं है, उससे हमारे प्रेक्षण भी प्रभावित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं साहब? क्योंकि लगभग सभी आकाशीय पिंड गोलाकार हैं। अगर प्रतिबिंब उल्टा भी बनेगा
तो सिमेट्री के कारण हमें उसमें कुछ या हमारा उसमें कुछ प्रेक्षण अफेक्टेड नहीं होता है, कोई हमारा उससे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हमें क्रिएट नहीं होती है। तो सब आकाशीय पिंडों को देखने का उपयोग में लिए जाने वाले दूरदर्शी खगोलीय दूरदर्शी कहलाते हैं। इनमें अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है, किंतु उससे हमारे प्रेक्षण प्रभावित नहीं होते, क्योंकि अधिकांश खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड गोलाकार है। दूसरा, अपवर्ती दूरदर्शी में, मतलब जो लेंसों के संयोजन में से बनते हैं, उसमें है पार्थिव या भू दूरदर्शी, है ना। पार्थिव या भू दूरदर्शी ये भी अपवर्ती दूरदर्शी का एक प्रकार है। अब पृथ्वी पर स्थित दृश्य जैसे महल, पहाड़ियां, कोई घना जंगल या दूर स्थित नदी आदि इत्यादियों को, जो पृथ्वी धरातल पर उपस्थित हैं लेकिन दूर हैं, उनको देखने के उपयोग में लाए जाने वाले दूरदर्शी को पार्थिव या भू दूरदर्शी कहते हैं। इनमें अंतिम प्रतिबिंब सीधा होता है। स्वाभाविक महल है, उसे हम देख रहे हैं, वो उल्टा दिखेगा तो सेंसलेस है, फिर हमारे लिए वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर ही है ना, तो उल्टा सीधा फिर हमारे को अजीबोगरीब लगेगा। तो पार्थिव दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब सीधा ही बनता है ना। ये तो हो गए सब आपके अपवर्तक या अपवर्ती दूरदर्शी, ठीक है। दूरदर्शी का दूसरा प्रकार होता है परावर्ती दूरदर्शी, है ना। जब फिजिक्स में अक्सर, हालांकि 100% भी नहीं कहेंगे, लेकिन अक्सर आप देखेंगे तो कई चीजें नाम से ही स्पष्ट हो जाती हैं। अब परावर्ती दूरदर्शी जो परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित हो, यानी जो दर्पणों के संयोजन से निर्मित हो या जिनमें दर्पणों का उपयोग होता हो, उन्हें परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं, ठीक है साहब। तो ये जो दो हैं, ये तो लेंस से बने हुए, ये खगोलीय और पार्थिव, है ना। ये है, इसमें दर्पण उपस्थित होगा क्योंकि ये परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए नाम इनका परावर्ती दूरदर्शी, दर्पण इनमें इन्वॉल्व है। ये भी दो हैं, ए न्यूटोनियन दूरदर्शी, यानी न्यूटन का दूरदर्शी, है ना, सीधी सीधी बात। केवल न्यूटोनियन भी बोलते हैं इससे ना, आप केवल न्यूटोनियन भी बोल सकते हैं या न्यूटन का भी बोल सकते हैं। परावर्तक तो अपन डाल ही देंगे अपनी तरफ से, ठीक है। ये न्यूटन ने बनाया, सब दर्पण के उपयोग से बनाया, इसलिए परावर्ती दूरदर्शी में आया। एक और है इसमें कैसग्रेनियन, वैज्ञानिकों के नाम है ना, कैसग्रेनियन दूरदर्शी। ये कैसग्रेन ने बनाया है। इसमें कैसग्रेनियन में अपने को न्यूटोनियन में थोड़ा सा करेक्शन कर दो तो कैसग्रेनियन बन जाएगा। यानी कहने का मतलब न्यूटोनियन और कैसग्रेनियन, इनमें तो लगभग अपने को चित्री बनाने, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर। तो सब इन दूरदर्शी में अपने को ज्यादा कुछ नहीं करना, चित्री बनाना है। अब अपने को क्या क्या पढ़ना है मैं आपको समझाता हूं, देखो ना। अपने को अपवर्ती दूरदर्शी में खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी पढ़ना, ये विस्तार में पढ़ना पड़ेगा। मैं जो आपसे कह रहा हूं ना, आने के चांसेस वो इसी के लगते हैं मुझे। सूक्ष्मदर्शी थोड़ा सा टॉपिक फैला हुआ है ना, तो सूक्ष्मदर्शी को तो अपन थोड़ा सा लंबा टॉपिक मान सकते हैं,
लेकिन खगोलीय दूरदर्शी फैला हुआ टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा कोई विस्तार नहीं है। अभी आपके सामने आएगा इसे। इसके बाद फिर न्यूटोनियन पढ़ना है और कैसगेनियन पढ़ना है। मैंने आपको बता दिया इनमें कमोबेश अपने को चित्र ही बनाना है और थोड़ा सा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है। तो सब अपन अब लेते हैं, स्टार्ट करते हैं खगोलीय दूरदर्शी। अब अपन क्या करेंगे, यूँ लिख दें खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी, तो हमें ऑटोमेटिक सारा क्लियर हो जाएगा कि अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। खगोलीय का मतलब आकाशीय पिंडों को देखने के लिए, है ना, तो ये अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो अब अपन ए पढ़ते हैं, है ना। ए में लिख देता हूं मैं खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी, है ना। तो सब ए खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी, है ना, यानी एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप, है ना। डबल लाइन खींचते ही और इसकी भी ट्यूबलाइट चालू हो जाती है। चलो, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी। पहले साहब एक स्पष्ट चित्र बनाने की अपन कोशिश करते हैं। मैं अब थोड़ा सा इधर रखूंगा चित्र को, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी के समय इधर होने के कारण कंजस्टेड हो गया था, थोड़ा सा मेरे को अनकंफर्ट हो गया था मामला। तो मैं थोड़ा सा इधर, एक्चुअली क्या मेरा राइट हैंड चलता है तो मेरे इधर चित्र अच्छे बनेंगे। मैं इधर बनाऊंगा तो मैं यूं हो जाऊंगा, अब यूं हो जाऊंगा तो मुझे यूं लगता है कि आपको तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा होगा। लेकिन अब थोड़ा सा आपको भी तकलीफ सहन करनी, मैं कोशिश करूंगा कि ये एक बार में बिल्कुल सही बन जाए। तो साहब खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी, इसे बनाने के लिए धातु की 2 खोखली बेलनाकार नलियां इस प्रकार की लेते हैं जो एक दूसरे में समाहित की जा सके, जिन्हें आगे पीछे खिसकाया जा सके। आगे पीछे खिसकाने वाली इस व्यवस्था को हम कहते हैं, मैं मिटा दूंगा अभी लिख के, दंतुर दंड चक्र व्यवस्था, है ना। अभी मेरे को स्पेस चाहिए तो ये चीज मिटा दूंगा, बस लिख रहा हूं। तो 2 जो बेलनाकार खोखली नलियां उनको एक दूसरे में समाहित कर आगे पीछे खिसकाने वाली व्यवस्था कहलाती है दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। अंग्रेजी में इसे कहते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। ठीक है सर। अब ये 2 बेलनाकार जो नलियां ली, इसमें जो बड़े व्यास वाली बेलनाकार नली होती है उसके एक सिरे पर बड़े द्वारक व अधिक फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। यह सिरा दृश्य की ओर होने के कारण अभिदृश्यक कहलाता है। अब सब बड़ा द्वारक क्यों? देखो यहां पर द्वारक बड़ा लेना ज्यादा महत्व रखता है, फोकस दूरी तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी इससे। तो सब दृश्य की ओर वाला जो हम लेंस ले रहे हैं, उत्तल लेंस जिसे हम अभिदृश्यक कह रहे हैं, उसका द्वारक बड़ा होना चाहिए। अब लॉजिक क्या है इसका? लॉजिक ये है कि हम पढ़ रहे हैं खगोली, तो बहुत दूर से किरणें आ रही हैं। जैसे मान लो अपन चंद्रमा को अज्यूम करते हैं, तो चंद्रमा से किरणें आ रही हैं। तो चंद्रमा का प्रतिबिंब बनाने के लिए लेंस को चंद्रमा से आने वाली अधिक किरणों को एकत्रित करना पड़ेगा, तभी वह चंद्रमा का चमकीला और स्पष्ट प्रतिबिंब बना सकेगा। तो सीधी सी बात है कि साहब अभिदर्शक बड़े द्वारक व अधिक फोकस दूरी का होना चाहिए,
ताकि दूर स्थित चांद तारे आदि से आने वाले अधिकतम प्रकाश किरणों को एकत्रित कर स्पष्ट व चमकीले प्रतिबिंब का निर्माण किया जा सके। तो साहब इसकी पहली विशेष शर्त है कि आप अभिदर्शक जितने बड़े द्वारक का लोगे उतना बेहतर है, उतना बेटर है ना। तो ये मैंने अपने तो बोर्ड में एक लिमिट होती है ना, सीमा होती है कितना बड़ा ले सकते हैं, O1 है ना। इसका तो छोटी छोटी चीजें हैं, इसके प्रकाश केंद्र को O1 कह देते हैं अपन, ठीक। दृश्य की ओर है, इसको बोला जाएगा अभिदर्शक, है ना। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। इसने लेंस का नाम रखा LO, ठीक है। तो अब जिससे आप देख रहे हो तो खगोलीय तो वही चांद तारे वाली बात, किरणें बहुत दूर से आ रही हैं तो समांतरित किरणें आएंगी साहब, ये समांतर किरणें, ये समांतरित प्रकाश किरणें। मतलब कहने का, अब इसमें PQ का पता नहीं पड़ेगा आपको। PQ तो मैं किसको कह रहा हूं, तारे को कह रहा हूं या मून को कह रहा हूं, है ना साहब। तो इसमें PQ कौन है वो दिखाई नहीं देगा अब आपको, है ना। PQ विजिबल नहीं है, तो PQ आप उसको मान के चलो, चंद्रमा को मान के चल लो या तारे को मान के चलो। ये समांतरित किरणें आ रही, अपन जानते हैं बिंब दूर है मतलब अनंत पर है, तो प्रतिबिंब फोकस या फोकस तल पर बनेगा, है ना। तो सब प्रतिबिंब का निर्माण फोकस या फोकस तल पर होगा। जो प्रकाश केंद्र पर आई है वो तो सीधे निकल जाएगी, ठीक है। और बाकी ये प्रतिबिंब का निर्माण कहां कर देगी, मुख्य फोकस पर। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती होती तो मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनाती, क्योंकि मुख्य अक्ष से किसी कोण पर है तो फोकस तल पर प्रतिबिंब बना रही है। ये सब वास्तविक उल्टा छोटा प्रतिबिंब P' बनाती है। कहां पर, फोकस पर। तो VO बराबर FO है ना। अब तो मेरे को अब अक्ष पे तो FO लिखने की आवश्यकता ही नहीं, वो आपको दिख ही गया। ये तो हो गया साहब एक काम जो आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रतिबिंब का निर्माण एक बार तो बता दूं फिर एक इकट्ठा कर दूंगा एक बार। अब मैं उसको मिटाऊंगा ना, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। देख लेता हूं बन जाता है तो, है ना, लिखे रहने देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अब ऐसा करता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ठीक है। अब नेत्रिका रखी जाएगी, है ना। प्रतिबिंब का निर्माण अभी थोड़ी देर में एक बार और बोल दूंगा। नेत्रिका हमेशा ही, चाहे वो सूक्ष्मदर्शी हो चाहे वो दूरदर्शी हो, नेत्रिका हमेशा छोटे द्वारक की और कम फोकस दूरी की ही होगी, ताकि सभी किरणें आंख में प्रवेश कर सकें। यानी नेत्रिका पुतली के बराबर होनी चाहिए, तभी तो सारी की सारी किरणें आंख में घुसेंगी तो सब उसको तो लेंस के अंदर बिल्कुल स्पष्ट प्रतिबिंब दिखेगा। तो ये कम फोकस दूरी की, है ना, ये कम फोकस दूरी की और छोटे द्वारक की। अब मेरे को तो चित्र की सुविधाएं देखनी पड़ती, तो ये कम फोकस दूरी, इसके प्रकाश केंद्र को मैं O2 बोल देता हूं। नेत्रिका, अभिनेत्री भी बोलते हैं इससे, नेत्रिका, अभिनेत्री भी बोल दो आप। अलग कलर है इसलिए उधर मिक्स नहीं होगा, आप टेंशन न लें ना। अंग्रेजी में आई पीस, ठीक है, इसलिए इसको बोलूंगा मैं LE। नेत्रिका के लिए मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, जब आप प्रतिबिंब दिखाओ तो प्रतिबिंब हमेशा आंख के सामने ही बनना चाहिए। तो अब आप नेत्रिका तो प्रतिबिंब दिखा नहीं जा रहे हो,
तो प्रतिबिंब आंख के सामने बनना चाहिए, है ना। नेत्रिका इससे पी डैश क्यू डैश को बिंब मान लेगी, क्योंकि इसके सामने तो आया ही यही है ना। तो नेत्रिका इस पी डैश क्यू डैश को बिंब मान लेती है ना। अब उसको तो सामने ही देखना है, तो ये क्या करेगी, पी डैश क्यू डैश को अपने फोकस में एडजस्ट करेगी। ये एफ ई है ना साहब, अपने फोकस के अंदर एडजस्ट करती है, तभी तो बिंब ओ और एफ के बीच में होगा, तभी सामने दिखेगा। तो आपको जब भी नेत्र को दिखाना है तो ध्यान रखें ओ और एफ के बीच में ही जमा। तो नेत्रिका के लिए पी डैश क्यू डैश क्या है, बिंब है। नेत्रिका तो उसके सामने जो आया उसी को बिंब समझेगी। अब नेत्रिका इसका अंतिम प्रतिबिंब सीधा सामने की ओर बड़ा बना के देगी। ये देखो सब, है ना, ये जो मुख्य अक्ष के समांतर है ये मुख्य फोकस से गुजरेगी, और जो प्रकाश केंद्र पर गिरेगी वो सीधी निकलेगी, है ना। उधर तो मिलने से रही, इधर बढ़ाओ इनको आगे। अब देखो साहब, जहां मिले वहां मिला देना। मेरे साथ चक्कर ये है कि मेरे को बोर्ड है ना मेरे पास, तो एक तो मेरे से क्या सीधी रेखाओं की अपेक्षा थोड़ा सा नहीं कर सकते आप, मैं तो आईडिया से ही ठोकता हूँ। यहाँ दिख रहा है साहब, चलो लगभग बन गया। तो ये अंतिम प्रतिबिंब सीधा, देखो सब मैं एक लाइन में बना दूंगा कट से, ये लो, चलो सब। अरे यार यही तो, चलो एक बार थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए देखा मिटा लेता हूँ, कोशिश करता हूँ ना, पीले से बनाता हूँ अंतिम प्रतिबिंब, तो आपको साफ भी दिल जाएगा। चलो सब बिल्कुल सही बन गया अंतिम प्रतिबिंब, पी डबल डैश और क्यू डबल डैश, है ना। ये आप डी दूरी पे ले जाके देख लेना, माइनस डी, आपको स्पष्ट दिख जाएगा। यही फंडा है। अब देखो, दूर स्थित बिंब का प्रतिबिंब दूरबीन पास लिया है ना। अब देखो मैं तो इधर थोड़ा ऐसे खड़ा हूं, तो मुझे भी टेढ़ा खड़ा होने पर दिखा कि हो सकता है चित्र थोड़ा सा यूं, है ना। चलो खैर अब बन चुका वो, ठीक है। ये सब प्रकाशिक यंत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर आंतरिक कोण बीटा, आंख उधर बना देता हूं, अलग रंग से बना देता हूं, तो मुझे कुछ भी मिटाने की जरूरत नहीं पड़ रही। ये नेत्र है ना साहब, ये नेत्र आपको सामने सब दिखा देगा, ठीक है। अब मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन कर दूं और प्रतिबिंब का बता दूं, सब करा दूं, फिर अपना काम जो है कैलकुलेशन, वो कैलकुलेटिव पार्ट बताऊंगा। अब देखो सर, इसे बनाने के लिए धातु की दो खोखली बेलनाकार नलियां लेते हैं, जिन्हें एक दूसरे में समाहित कर इस प्रकार समाहित कर देते हैं कि उन्हें आगे पीछे खिसकाया जा सके। इस व्यवस्था को दंतुर्दंड चक्र व्यवस्था यानी रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट कहते हैं। वो मैंने एक तरफ लिख दिया, अब आप समझ ही गए होंगे। अब सब जो बड़े व्यास वाली नलिका होती है, उसके एक सिरे पर बड़े द्वारक व अधिक फोकस दूरी के उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। यह सिरा दृश्य की ओर होने के कारण अभिदृश्यक यानी ऑब्जेक्टिव कहलाता है, एलो, है ना। इसका द्वारक इसलिए बड़ा होना चाहिए क्योंकि दूर स्थित बिंब से आने वाली अधिकाधिक किरणों को एकत्रित कर कर यह स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब बना के देगा, ठीक है सर। छोटे व्यास वाली जो बेलनाकार नलिका उसके एक सिरे पर या दूसरे सिरे पर कम फोकस दूरी, वो छोटे द्वारक, नेत्रिका के लिए हमेशा यही रहेगा, है ना। कम फोकस दूरी वो छोटे द्वारक के उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं,
ताकि अधिकतम किरणें नेत्र के अंदर प्रवेश कर सके। ये इसके लिए हमेशा यही रूल है, चाहे नेत्रिका कहीं भी लगे। ठीक है। प्रतिबिंब का निर्माण तो सब अत्यधिक दूरी पर स्थित, अब जहां अपन खगोलीय की बात कर रहे हैं तो अत्यधिक दूरी पर, अनंत पर समझो आप, है ना। अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंब से आने वाली समांतरित प्रकाश किरणें अभिदर्शक लेंस द्वारा मुख्य फोकस या फोकस तल पर वास्तविक उल्टा छोटा प्रतिबिंब P' Q' प्रदान करती है। वास्तविक उल्टा छोटा प्रतिबिंब P' Q' प्रदान करती है, जो नेत्रिका के लिए बिंब का कार्य करेगा। नेत्रिका इसको क्या समझ बैठती है? बिंब। देख लो आप, लिख रखा है मैंने, है ना। तो ये नेत्रिका के लिए बिंब का कार्य करता है ना। नेत्रिका इससे अपने फोकस के अंदर एडजस्ट करती है। देखो, नेत्रिका को आगे पीछे सरकाना पड़ेगा आपको, आगे पीछे सरका के P' Q' को F के अंदर लाना पड़ेगा। तो नेत्रिका इससे अपने फोकस के अंदर एडजस्ट करती है, क्योंकि उसके लिए P' Q' ही बिंब है, और अपने फोकस के अंदर समंजित कर, एडजस्ट कर, लाकर, है ना, सामने की ओर अंतिम प्रतिबिंब आभासी सीधा बड़ा P' Q' प्रदान करती है, जिससे हम D दूरी पर स्पष्ट देख सकते हैं। तो ये प्रतिबिंब के निर्माण की संरचनारी। ये कोण बीटा है इससे, क्योंकि प्रकाशी के अंत द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण को बीटा कहते हैं। अब एक कोण होता है जो बिना लेंस के वस्तु द्वारा नेत्र पर आंतरिक, तो उसे अल्फा कहते हैं। अब यहाँ पे D दूरी वाला चित्र नहीं बना सकते आप। अगर D दूरी पर ही ला सकते होते तो फिर दूरबीन की जरूरत ही कहाँ थी, है ना। चंद्रमा को चंद्रमा पर जाकर दूरबीन से क्यों देखेंगे हम? उसकी सतह को दूरबीन से क्यों देखेंगे? वो तो पास चलेगी, आकार बहुत बड़ा ही सही। तो सब यहाँ पर D दूरी वाला चित्र नहीं बनेगा। यहाँ पर आप समझें, डायरेक्ट वस्तु को आप बिना लेंस से देखते तो कोण अल्फा कहलाता है। तो ये कोण अल्फा है, बिना लेंस के दिख दिया ना। तो ये सब बिना लेंस के कोण है। तो बिना लेंस के जो आंतरिक कोण होता है उसे हम अल्फा कहते हैं। तो ये रहा अल्फा, ये और ये शीर्षाभिमुख है। तो कहने का मतलब इस चित्र में अल्फा और बीटा एक साथ ही उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है साहब। तो ये तो सब चित्र हो गया, और मैं भी खुश हूं कि ये चित्र बहुत परफेक्ट बन गया। ये जरूर आप भी ध्यान रखिएगा कि ये इधर भी मिल सकती हैं, जहां मिलेंगी अंतिम प्रतिबिंब वहीं बनाइएगा। ये नहीं है कि मैंने ये इस के अभिदर्शक से बाद में बनाया तो आपको भी यही बनाना है, ये जरूरी थोड़ी होता है। ये तो जहां मिलती है वहीं बनाना पड़ता है। ठीक है। अब सब गणितीय कार्य करना। तो देखो चित्र लीजिए इसका, है ना। अब मैं मैथमेटिकल वर्क करता हूं। सबसे पहले कोणीय आवर्धन, कोणीय आवर्धन, है ना। कोणीय आवर्धन बिना आपके कार्य की पुष्टि नहीं होगी कि आपने क्या बताया। फिर चित्र बनाना तो कोई काम थोड़ी, प्रॉफिट भी दिखाना है। कोणीय आवर्धन m बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब tan बीटा और tan अल्फा दोनों एक ही चित्र में है ना। तो देखो यहाँ P' Q' कॉमन होता है, तो त्रिभुज P' Q' O1 और त्रिभुज P' Q' O2 से, है ना। समरूप वमरूप की जरूरत ही नहीं है। तो त्रिभुज P' Q' O1, है ना। त्रिभुज P' Q' O1 व त्रिभुज P' Q' O2 से मान रख देंगे सब tan बीटा और tan अल्फा का। m बराबर tan बीटा, है ना। tan बीटा का मान क्या है साहब?
लंब यानी पी डैश क्यू डैश बटा आधार यूई, नेत्रिका के सामने तो यूई नेगेटिव आएगा, है ना, यानी ये देखो पी डैश क्यू डैश अपॉन सामने है तो माइनस यूई, ठीक है। और चलो सब, अब अल्फा, अल्फा किससे लेंगे, पी डैश क्यू डैश O1 से, लंब कॉमन होगा कोई पी डैश क्यू डैश, आधार O1 क्यू डैश, O1 क्यू डैश का मतलब FO, है ना, तो सब आधार वही पी डैश क्यू डैश और प्लस FO, मतलब क्योंकि अभिदर्शक ने बना के दिया तो अभिदर्शक ने तो पीछे ही बना के दिया, पी डैश क्यू डैश कॉमन है, यानी M बराबर FO अपॉन यूई की वजह से ये माइनस लग गया। तो साहब दूरबीन के आवर्धन का मौलिक सूत्र ये रहा। अब यहाँ पे सब थोड़ा सा ठहराव दो आप, है ना, क्योंकि ये चित्र तो क्या है मिट जाएगा, पर जैसे अपने को क्रेसगेनियन पढ़ना, न्यूटोनियन पढ़ना, तो मैं एक बार आपको समझा दूं फिर आगे चलेंगे ना। देखो सब मुझे क्या समझाना आपको, चाहे मैं न्यूटोनियन पढ़ाऊं चाहे क्रेसगेनियन पढ़ाऊं, ये ध्यान रखना इसमें पी डैश क्यू डैश सब में ही कॉमन होता है, इसके लिए नेत्रिका और अभिदर्शक के लिए। न्यूटोनियन में आपको सब कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि वहां एक समतल दर्पण आ जाता है, क्रेसगेनियन में उत्तल दर्पण आ जाता है, तो क्रेसगेनियन और न्यूटोनियन में ये इतने स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, इसीलिए तो वहां चित्री मुख्य है ना, बस इसमें ये सब कुछ दिखाई देता है। तो कहने का मतलब अब वहां पे मैं यही लिखूंगा कि यहाँ भी खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की भांति पी डैश क्यू डैश नेत्रिका व अभिदर्शक के बीच उभयनिष्ठ है, तो सूत्र यथावत रहेंगे, मतलब वहां सूत्र नहीं निकालूंगा मैं, जैसे यहाँ बता रहा हूँ वैसा ही सब जगह होगा। यहाँ भी पी डैश क्यू डैश इसने दिया उसने लिया तो दोनों के बीच में कॉमन है, और इसने यहाँ भी आ रहा है, ठीक है ना सब, क्लियर होगी बात। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैं तो हालांकि याद दिलाऊंगा इससे। अब केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, नेत्रिका पर लगेगा केस, अभिदर्शक पर कभी नहीं लगता है ना। नेत्रिका पर तो नेत्रिका अंतिम प्रतिबिंब बना के देती है, अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बने, डी दूरी पर बने। अगर अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बनता है तो सब फॉर्मूला नेत्रिका बना के देगी, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब क्योंकि f की जगह तो नेत्रिका यानी Fe, v की जगह v जो सामने बना के देगी तो माइनस डी, भाई नेत्रिका तो सामने ही बनाती है तो माइनस डी, वह u की जगह आप लिख देना माइनस यू, बिंब भी सामने होता रखो सब, इसलिए 1/Fe बराबर -1/d, और ये माइनस माइनस, ये माइनस लगा दो यहाँ है ना, ये माइनस माइनस प्लस 1/UE। अपने को 1/UE का मान चाहिए, मौलिक फॉर्मूला रहा ना अपना, मूल फॉर्मूला है ना, 1/UE का मान चाहिए, तो 1/UE को अलग करो, यानी 1/UE इज इक्वल टू 1/d या 1/Fe ले लेना, पहले वो ले लें ताकि वो क्या है यहीं से क्रम जमा रहेगा, आगे कुछ करना रहता है ना अपने को, तो ये 1/Fe और प्लस 1/d, ये मान रख दो सब एक में, एक से दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन क्षमता माइनस FO 1/UE का मान रख ही दो आप, 1/Fe प्लस 1/d। अब देखो सूत्र की जगह सूत्र
लेकिन अब एफ ही कॉमन ले लेते हैं, एफ ही कॉमन ले लेते हैं, तो आप मत लो, कोई ज़रूरत नहीं है। यानी आपको ये फॉर्मूला जनरली लिखा मिलेगा माइनस एफ ओ अपॉन एफ ही कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस एफ ही अपॉन डी। ये सब आवर्धन कब है? जबकि अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बने। ठीक है ना? ये सब क्लियर? वह नली की लंबाई तथा, है ना, एल यहां ले लूं, चलो यहीं लिख देता हूं, तथा नली की लंबाई यानी लेंसों के बीच दूरी। तो लेंसों के बीच दूरी देख लीजिए आप इस समय कितनी है, एफ ओ प्लस यू ई सामने है ना। तो नली की लंबाई एफ ओ प्लस यू ई। आपको क्योंकि सूक्ष्मदर्शी का आप न्यूमेरिकल कर चुके हो, तो अब तो समझ में आ ही गया होगा कि नली की लंबाई कितनी महत्व रखती है ना। भाई पहले तो ठीक है, आप पहली बार पढ़ रहे थे, तो उस समय तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि नली की लंबाई का क्या महत्व है। लेकिन अब तो आपने देख लिया, मैंने इतने पर्याप्त न्यूमेरिकल आपको उसके करा दिए सूक्ष्मदर्शी के, कि अब आप समझ गए होंगे कि नली की लंबाई का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अभी भी ध्यान रखना। तो साफ स्वस्थ नेत्र को दो ही जगह स्पष्ट दिखता है, या तो डी दूरी पर और केस सेकंड, है ना। यहाँ ले लेता हूँ साहब, केस सेकंड ज़्यादा नहीं है इसमें ना। केस सेकंड अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, है ना। अंतिम इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ केस नेत्रिका पर ही लगना है, इसलिए अंतिम जानबूझ के लिखते हैं। अंतिम प्रतिबिंब बना कौन रहा है? नेत्रिका बना रही है ना। तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक है साहब, इसमें सारा मामला बिल्कुल इजी हो ही जाता है ना। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अतः वी ई बराबर अनंत, तो फिर इसका मतलब यू ई बराबर एफ ई। ये अपन जानते ही, अगर बिंब फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो इसमें अपने को किसी प्रकार की कोई खास एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें v बराबर अनंत, तो यू ई बराबर एफ ई, है ना। अब आपको यू ई का मान ही रखना है, समीकरण 1 में रख दो। ये सब फॉर्मूला नंबर 2 बोलेंगे इसको, है ना। अब फॉर्मूला नंबर 3 आने वाला है। तो समीकरण 1 से, है ना, m बराबर माइनस एफ ओ, है ना, और यू ई की जगह रख दूं एफ ई। ठीक है, क्लियर। अब नली की लंबाई, ये आवर्धन का सूत्र नंबर 3, है ना। नली की लंबाई क्या है साहब? L बराबर एफ ओ, और यू ई की जगह अब आपके क्या रख दिया? एफ ई। तो एफ ओ प्लस एफ ई। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, पहले वो समझा दो, फिर मैं आवर्धन की बात कर लूंगा। देखो साहब, दूरदर्शी में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें एफ और एफ ई देके आपसे कुछ भी पूछते हैं, तो उसमें एफ और एफ ई देने के बाद वो आपको केस नहीं बताएगा। मैं सामने से हट जाता हूँ थोड़ा सा ना। एफ और एफ ई देने के बाद यह आपको केस नहीं बताएगा। केस इसलिए नहीं बताएगा कि एफ और एफ ई देने के बाद जो आप निकाल सकते हो या जो निकल सकता है वो एफ ओ एफ ई देने के बाद केवल इसी केस में निकलता है, और किसी केस में एफ ओ एफ ई से कुछ भी निकलने वाला नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एफ और एफ ई देकर अगर दूरदर्शी में कुछ भी पूछे
तो आप बिना सोचे समझे, बिना दिमाग खर्च किए आप इसका उपयोग कर लेना, क्योंकि F4 FE देकर अगर कुछ पूछा जा रहा है तो आप समझ जाओ वो इसी सेक्टर में से पूछा जा रहा है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें F4 और FE देकर आपसे पूछता है, आवर्धन पूछ लेता है या नली की लंबाई पूछ लेता है, तो आप समझ जाना। फिर वो आपको आगे बताएगा नहीं, मैं देखो कोई न्यूमेरिकल अगर दिखता है तो हाथों हाथ बताने की कोशिश करूंगा, ताकि क्या है कि FO FE वाला केस हाथों हाथ समाप्त हो जाए। अगर FO FE वाला ही है तो, है ना, फिर उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं तो फिर अलग से तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। बस अभी एक मोमेंट में देख लेता हूँ कि F4 FE देकर कोई क्वेश्चन पूछा है क्या, है ना। अभी एकदम तो आप भी जानते हो, एकदम इसमें यदि 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी नेत्रिका ली हो, है ना। अभी देखो केतु राय क्वेश्चन में, देखो चलो मिल भी गया, बहुत अच्छा रहा साहब, ये मिल भी गया। पहले ये बता देता हूँ, फिर मैं आपको आगे की बात समझा दूंगा। ये मिल भी गया, बहुत इतनी फास्ट एकदम न्यू था कि इधर मैं पढ़ा रहा हूँ, इधर मैंने बुक खोली और हाथों हाथ क्वेश्चन मिल जाए। तो पहले मैं बात समझा देता हूँ, या एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर मैं आगे बात करता हूँ। ये साहब क्वेश्चन नंबर आपका है NCERT का, ये क्वेश्चन नंबर 13 है ना, क्वेश्चन नंबर 13 NCERT है ना, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि किसी छोटी दूरबीन के अभिदर्शक की फोकस दूरी, अभिदर्शक की फोकस दूरी FO 144 सेंटीमीटर है ना, तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर हो, तो दूरबीन की आवर्धन क्षमता व अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच पृथक्कन दूरी बताओ, है ना साहब। बहुत मजा आ गया, सब काम हाथों हाथ ही हो गया, ऐसा कम होता है। ये साहब NCERT का 13 न्यूमेरिकल है। मैं आपको यही समझा रहा था कि और में तो बताता है कि साहब अंतिम प्रतिबिंब D दूरी पर बने, है ना, या अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, और में तो बताने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अपन एकेडमिक में बोर्ड दे रहे हैं ना, तो बोर्ड में थोड़ा बहुत घुमा भी देता है, वो क्या है F4 FE दे देंगे, अब आपको नहीं बताएंगे अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने। तो इस 13वें क्वेश्चन में इसने यही किया, इसने कहा किसी छोटी दूरबीन के अभिदर्शक की फोकस दूरी, एक मिनट, अभिदर्शक की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर है तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। आवर्धन क्षमता बताओ और अभिदर्शक व नेत्रिका के बीच पृथक्कन दूरी बताओ। अब कोई केस नहीं दिया इसने, अब आप एक बार के लिए सोचने लगो। अरे क्यों सोचो बेवकूफ की तरह, सोचने की जरूरत ही नहीं। FO FE से M निकालना और FO FE से L निकालना, वो केवल केस सेकंड यानी अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने में ही है, तो आप मजबूर हो, आपका कोई चारा ही नहीं। तो इसने दो चीजें पूछी कि साहब आवर्धन बताओ, तो बिना सोचे समझे M बराबर -FO अपॉन FE, माइनस लगाओ वो आपकी इच्छा है, नहीं लगाओ वो आपकी इच्छा है। माइनस ये 144 है ना, और ये 6, ठीक है साहब, तो 6 दूनी 12, ठीक है, ये 2, फिर 6 चौक 24। एक बार देख लेते हैं, यानी M इज इक्वल टू, अगर अपन लिखें तो 24 भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। माइनस माइनस को तो मैं समझू दूंगा, है ना। 6 दूनी 12, 2 बचता है, 6 चौक 24, तो आवर्धन 24। वह लेंसों के बीच पृथक्कन दूरी, तो L बराबर FO प्लस FE। FO कितनी 144 और FE कितनी 6, तो L बराबर 150 सेंटीमीटर। अब देखो यार, ये आपकी किस्मत है कि एकेडमिक में यही सवाल आ जाए, यही सवाल आ जाए, तो आप समझ लो कि आपको
पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर का है तो 2 नंबर देने पड़ेंगे। पर इसमें उसने आपको एक तरह से उलझा दिया ना, उसने आपको कोई चीज नहीं दी, उसने आपको केस भी नहीं दिया। तो मेरा यही कहना है अंतिम बार कि F4 FE देकर आपसे M पूछे और L पूछे तो न तो कोई सूक्ष्मदर्शी में ऐसा फॉर्मूला है जो F4 FE से आता हो, दूरबीन में है, वो भी अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने मरी है। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करवा दिया। अब आ जाओ साहब, अब आवर्धन के सूत्रों का विश्लेषण कर लेते हैं। सूत्र नंबर 1 और 2। तो d दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब बने तो आवर्धन कितना था, m बराबर है ना, अभी अपन ने निकाला, ये रहा -F/Fe 1 + Fe/d है ना। इधर लिख के विश्लेषण कर देते हैं, -F/Fe and 1 + Fe/d है ना। ये तो d दूरी पर बने तो आवर्धन, और अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आवर्धन ये रहा, m बराबर -F/Fe। अब टिप्पणियां लेनी है अपने को, है ना। अब अपने को कमेंट्स देने, ये अपन ने यहाँ से सब उतार दिए, सब उतार लिया, सब कर ही दिया। चित्र आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया गया है, चित्र इस बार बना भी शानदार है, प्रतिबिंब का निर्माण वगैरह सब बता भी दिया ना। अब मैं आपको सब विश्लेषण करके बताता हूं, क्योंकि इसी विश्लेषण के आधार पर अपने को न्यूटोनियन पढ़ना है और कैसग्रेनियन पढ़ना है। देखो सब, अधिक आवर्धन के लिए, अधिक आवर्धन कैपिटल M के लिए, है ना। अब अधिक आवर्धन कैपिटल M के लिए A, F अधिक होना चाहिए, इधर भी F अधिक होना चाहिए, यानी अभिदर्शक की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए। क्लियर है ना। तो सब FO सॉरी अधिक होना चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट साफ दिख रही है ना। चलो सब फॉर्मूले से बोल रहा हूं, A व B से ना। दूसरा Fe कम होना चाहिए, Fe कम होगा तो M अधिक होगा, Fe कम होगा तो M अधिक होगा, यानी नेत्रिका की फोकस दूरी Fe कम होनी चाहिए। ठीक है साहब, ठीक है। अब C आपको दिखेगा नहीं वो तो समझने वाली बात है। अभिदर्शक की या अभिदर्शक का सॉरी अभिदर्शक का द्वारक बड़ा होना चाहिए ताकि प्रतिबिंब के निर्माण में अधिक किरणें एकत्रित की जा सकें। ये सब समस्या पैदा करेगा लेंस में, तभी तो हम अगला बनाएंगे। जैसा भी आप मान लो अपन न्यूटोनियन बनाएंगे, इसके बाद न्यूटोनियन ही पढ़ना। तो न्यूटोनियन क्यों बना रहे हो आप, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम यहाँ पर चल रही है, तो अपन समझाएंगे क्या प्रॉब्लम है। वो तो न्यूटोनियन पढ़ेंगे तो पहले प्रॉब्लम समझाई जाएगी, है ना। तो सब अभिदर्शक का द्वारक बड़ा होना चाहिए, ये इसकी विशेष शर्त है जो फॉर्मूले में प्रेक्षित नहीं होती है ना। वो मैं लिख देता हूं, अभिदर्शक का द्वारक बड़ा होना चाहिए, है ना। ठीक है साहब। दूसरी बात, आवर्धन के फॉर्मूलों में देख रहे हो आप, यहां भी माइनस आ रहा है, यहां भी माइनस आ रहा है, माइनस चिन्ह अंतिम प्रतिबिंब बिंब के सापेक्ष उल्टा है। तो ये तो मैंने आपको जब शुरू में परिचय दिया था तभी मैंने सॉरी
तो मैंने आपको तभी क्लियर कर दिया था कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है ना। तो यहाँ ऋण चिन्ह अंतिम प्रतिबिंब के उल्टे होने को दर्शाता है बिंब के सापेक्ष, है ना, जो कोई दोष नहीं। तो बच्चों सब ये कंप्लीट हुआ आपका खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी। थोड़ा सा अपन ने इसको कंफर्ट जोन में लिया है, उसके पीछे रीजन इतना सा है कि ये एग्जाम में आने के चांसेस रखता है। साथ में एक न्यूमेरिकल भी अपन ने डाल दिया है। कल बाकी न्यूमेरिकल और यानी नेक्स्ट लेक्चर में बाकी न्यूमेरिकल और न्यूटोनियन केस में ज़्यादा कुछ करना नहीं है ना, तो वो करके काम खत्म करेंगे। बस आज इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।